हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस किया था वो ऑर्गेनिक ट्रेन थी, जहाँ हम लोगों ने बड़े सिंप्लीफाइड ढंग से ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को याद करने का तरीका आप लोगों को बताया था। अगर आपने वो लेक्चर स्किप कर दिया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उसको दोबारा से देख सकते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक उठाने जा रहे हैं ये भी जेई और नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिकली 11th में ये टॉपिक कवर होता है और नाम है एरोमेटिसिटी। ठीक है जी, किस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग? एरोमेटिसिटी के टॉपिक पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज एरोमेटिसिटी? तो एरोमेटिसिटी को समझने के लिए हमें कुछ रूल्स ध्यान में रखने हैं। मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो हर वो कंपाउंड जो कुछ सिलेक्टेड रूल को फॉलो करे बेटा वो एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर वो उन रूल्स को फॉलो करता है। क्लियर है? अब वो रूल क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक एक करके आप इनको नोट डाउन कीजिए। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? एरोमेटिसिटी। चलिए जी, रूल नंबर 1। फर्स्ट रूल हमारे पास क्या रहेगा? द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक और प्लेनर। ये एरोमेटिसिटी के लिए फर्स्ट रूल है हमारे पास, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर। नंबर 2, each atom should be sp or sp2 hybridized. Each atom should be sp or sp2 hybridized. Third, 4n plus 2 pi electrons must be there, must be present. ठीक है जी, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और उस कंपाउंड के अंदर जो भी एटम है वो sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और इसके होने की वजह से एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि कॉन्जुगेशन मस्ट बी देयर, conjugation must be there, must be present. ठीक है जी, तो दोबारा से मैं एक बार आपको बता रहा हूं, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, each atom should be sp और sp2 hybridized, conjugation must be present, 4n plus 2 pi electron must be present. अब ये 4n plus 2 pi electrons जो है इसमें n can be 0, 1, 2 and so on. n क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और so on. 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स को हक्कल रूल के नाम से जाना जाता है। द वर्ड इज नोन एज हक्कल रूल। ठीक है जी, तो अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा बेटा तो वो इन सारे रूल्स को फॉलो करेगा, या दूसरे शब्दों में अगर इनमें से एक भी रूल को वो फॉलो नहीं करता है तो दैट कंपाउंड डज नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर है आपको ये बात? एरोमेटिक कंपाउंड को समझते हुए हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि देयर आर फ्यू कंपाउंड्स विच आर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अभी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो देखिए। द वर्ड इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है जी, फर्स्ट रूल सेम रहेगा, साइक्लिक, प्लेनर। सेकंड रूल सेम रहेगा जो हमारे पास एरोमेटिक में आता है, बट द थर्ड रूल जो है यहां पर वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फर्क क्या आता है वो समझिए। जब हम एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं तो 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन का रूल लगता है, और जब हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं तो वो 4n pi इलेक्ट्रॉन का रूल बन जाता है, 4n pi इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या सिस्टम है 4n plus 2 या 4n pi इलेक्ट्रॉन्स, वो मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूं। ठीक है, देखिए समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल लिया, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन। ठीक है, सब लोग जानते हैं इस कंपाउंड को। अब इसके बारे में स्टडी करते हैं कि वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉट। तो क्या करना है बेटा, हमें ये रूल्स इसके ऊपर चेक करने हैं, सीधी सी बात।
पहली बात, क्या ये साइक्लिक या प्लेनर है? साइक्लिक है, यानी कि रूल नंबर फर्स्ट ओके हो गया हमारे पास। ईच एटम शुड बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज। देखिए यहां पे जो कार्बन है, अगर हम समझें इसको, तो हर एक पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन होता है इस तरीके से, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? C6H6। समझ पा रहे हैं? किसी भी कार्बन को आप पिक कीजिए, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? देयर आर 1, 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स। फोर्थ बॉन्ड कैसा है? दैट इज पाई बॉन्ड बोलते हैं इसको हम लोग। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 मानी जाती है। ठीक है, तो हर एक कार्बन पे आप देख पा रहे हैं एक एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब सभी पे कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड। आप अपनी कॉपी में कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। रूल नंबर सेकंड फुलफिल हो रहा है, रूल नंबर सेकंड हमारा फुलफिल हो रहा है। ठीक है जी, देख लीजिए एक बार इसको। रूल नंबर थर्ड चेक करते हैं बेटा। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए अगर मैं n की वैल्यू 1 कंसीडर करूं यहां पर, इफ n इज कंसीडर टू बी 1, देन क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? दैट कम्स आउट टू बी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। चेक करते हैं हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 1, 2, 3 पाई बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन? 6, यानी कि ये रूल भी हमारा फुलफिल हो रहा है। तो बेंजीन जो है बेटा वो मोस्ट कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि एरोमेटिसिटी के तीनों ही रूल्स को ये फॉलो करता है। क्लियर है ये बात? समझ पा रहे हैं? चलिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल कंपाउंड्स, ये आपको ध्यान रखना। हाईली स्टेबल कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एक्सट्रीमली अनस्टेबल कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड होते हैं? एक्सट्रीमली अनस्टेबल कंपाउंड्स। इसके पीछे का एक रीजन है बेटा कि ये करते क्या है, समझिएगा। दे इंक्रीज द एनर्जी ऑफ सिस्टम। एनर्जी ऑफ सिस्टम। और आप लोगों को पता है केमिस्ट्री में लेस विल बी द एनर्जी, स्टेबल विल बी द कंपाउंड, मोर विल बी द एनर्जी, लेस स्टेबल और अनस्टेबल विल बी द कंपाउंड। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, दोबारा समझिए, दे आर हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। उसके पीछे की वजह समझिए बेटा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या करते हैं? सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा देते हैं, और अगर बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? अब सवाल ये उठता है कि एनर्जी को बढ़ाते कैसे? तो इसके पीछे जो रीजन है ना बेटा, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी थ्योरी इस चीज को जस्टिफाई करती है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिस्टम की एनर्जी को कैसे बढ़ाते हैं। लेकिन आज हम अपना फोकस एमओटी की बजाय किस पे रखेंगे? एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स पे। क्लियर है? इसके अलावा एक और चीज समझिए। अब वो कंपाउंड जो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आते हैं, ना तो वो एरोमेटिक है और ना ही वो एंटी एरोमेटिक है, उन कंपाउंड्स को हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आ रही बात समझ में? एरोमेटिक का रूल एक बार फिर से चेक कर लीजिए। साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेशन हो, sp sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम हो बेटा, और हक्कल रूल को फॉलो करें। ठीक है? अगर वो हक्कल रूल की बजाय, हक्कल रूल दैट इज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बजाय 4n को फॉलो करेगा तो एंटी एरोमेटिक। और अगर इन दोनों में से कंपाउंड कोई भी नहीं है, यानी कि ना तो वो एरोमेटिक है और ना ही वो एंटी एरोमेटिक है, तो उस कंपाउंड को हम केमिस्ट्री में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में? पिछले कुछ सालों में एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट को जेई ने बड़े अच्छे से ग्रैब किया है। लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चंस आए, वो क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक के बाद जब भी कंपाइल कर लेंगे डिस्कस करेंगे, और बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। उससे पहले एक बार आप एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक को थोड़ा सा इलेबोरेट तौर पे समझ लीजिए। बस ये ध्यान रखना कि भैया जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं है वो कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, चलें आगे डिस्कस करते हैं। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं। दिस इज द बेस्ट वे। रूल इतने ही है,
दीज आर द ओनली रूल्स वी हैव टू स्टडी। अब प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है कि भैया अगर एग्जाम में कोई कंपाउंड आता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया वेदर इट इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक, हाउ वी कैन फाइंड। तो उसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि आप खुद फाइंड आउट कर सके कि वेदर इट इज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एक बार आप इन रूल्स को देख लीजिए, फिर हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का डिस्कस करते हैं बेटा। एरोमेटिक कंपाउंड को अगर हम कैटेगराइज करें तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वन इज कॉल्ड बेंजीनॉइड and another one is called non-benzenoid। ठीक है जी, दो कैटेगरी है। कौन कौन सी कैटेगरी है? बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। अगर एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, सिंगल बेंजीन रिंग भी है, तो किस कैटेगरी में आएगा? बेंजीनॉइड। और ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड बेटा जिनमें बेंजीन रिंग एब्सेंट हो, बेंजीन रिंग इज एब्सेंट, ध्यान से देखना इस बात को, लेकिन ये एरोमेटिसिटी के रूल को फॉलो करते हैं। बेंजीन रिंग नहीं होगी लेकिन एरोमेटिसिटी के रूल को फॉलो करेंगे, तो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? नॉन बेंजीनॉइड। और अगर बेंजीन रिंग है तो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? बेंजीनॉइड। एग्जांपल से समझाता हूं। अब बेंजीन का एग्जांपल देखिए, ध्यान है बेंजीन का एग्जांपल आप लोगों को, वेल नोन एग्जांपल है, द वर्ड इज बेंजीन। एक और एग्जांपल देख लो आप, ठीक है जी, एंड द वर्ड इज एंथ्रासीन। एक और ऐसा ही एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के लिए, एंड द वर्ड इज फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन, ठीक है जी। तो ये जो तीनों एग्जांपल है बेटा, ये बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल। क्लियर है ये बात? अभी नॉन बेंजीनॉइड में बहुत सारे एग्जांपल हैं, एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। तो अभी जो हमने शो किया एग्जांपल वो कौन कौन से हैं? बेंजीन, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन। ठीक है, तो अब किसकी बात करने जा रहे हैं? नॉन बेंजीनॉइड। और नॉन बेंजीनॉइड कौन से कंपाउंड होते हैं? जिनमें बेंजीन रिंग एब्सेंट हो बट दे फॉलो rules of aromaticity। are called non benzyl। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एक एक करके एग्जांपल उठाते हैं और देखते हैं वेदर दे आर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो बेटे कुछ एग्जांपल हैं जिनसे हम समझेंगे कि एरोमेटिसिटी को कैसे फाइंड आउट करना। क्लैरिटी इस बात में है, रूल्स पढ़ना बड़ी बात नहीं है, रूल्स पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, रूल्स की इंप्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन आएगा। और यहां एक बात और याद रखना आप लोग, बहुत जरूरी चीज है कि एरोमेटिसिटी इज एन एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। ये एक रेजोनेंस की एप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत काम आएगी आपके। एरोमेटिसिटी इज एन एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। चलिए फिर शुरू करते हैं कि कंपाउंड क्या करना है हम लोगों को। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि हक्कल रूल लगा के देखना है। अगर कोई भी कंपाउंड वो सारे रूल्स जो हमने एरोमेटिसिटी में किए थे फॉलो कर गए, इसका मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, अदरवाइज या तो वो नॉन एरोमेटिक होगा या वो एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कंपाउंड को देखिए बेटा, साइक्लिक कंपाउंड है। ये जो कार्बन है इनके ऊपर एक पाई बॉन्ड है, इसके ऊपर एक पाई बॉन्ड है, इट मींस ये हो गए हमारे sp2। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी कार्बन के ऊपर चार्ज है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी sp2 कार्बन ही कंसीडर किया जाएगा।
पाई बॉन्ड है तो भी sp2, पॉजिटिव या नेगेटिव है तो भी sp2। तो पहला रूल साइक्लिक, दूसरा रूल sp2। हो गए क्लियर? अब एक ही चीज देखनी है, अगर वो इस रूल को फॉलो करे हक्कल को तो एरोमेटिक, और अगर वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को करे तो वो एंटी एरोमेटिक। अब इस कंपाउंड को कैसे लिखा जा सकता है, ये देखिए, इस कंपाउंड को इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, डॉटेड रहेगा और पॉजिटिव चार्ज बीच में हम लोग शो करेंगे। अब एक बात ध्यान से देखनी बेटा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंसी, तो ये जो सर्कल है अंदर का ये डॉटेड बनाना होता है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, जो हम आगे बना के देखेंगे, तो यही सर्कल डार्क हो जाएगा। क्लियर है? अब चेक करते हैं क्या ये 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं n की वैल्यू यहां पे 0 कंसीडर कर लूं तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या आ जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आता है इस सिस्टम के अंदर तो ये सिस्टम एरोमेटिक कैटेगरी में आ जाएगा। सिंगल पाई बॉन्ड है, सिंगल पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो गया। दिस इज आवर एरोमेटिक कंपाउंड। सिर्फ आपने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, ठीक है जी। 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 रखेंगे 6, बढ़ाते चले जाएंगे 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले सिस्टम किस कैटेगरी में आ जाएंगे? एरोमेटिक कैटेगरी में। अब इस कंपाउंड की बात कर लेते हैं। सेम वही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक है। इस कंपाउंड को कैसे लिखा जा सकता है वो देखिए। इस बार जो सर्कल है वो डार्क है, ऊपर डॉटेड, यहां डार्क, ये आपके पास है। अब ध्यान से देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करना है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बन गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम 4 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम देखते हैं बेटा, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। सीधी सी बात है, एरोमेटिक के केस में आपके पास क्या आना चाहिए? 2, 6, 10, 14 किस कैटेगरी में? एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक में हमारे पास क्या आना चाहिए? 4, 8, 12 और 16। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक, और इस कैटेगरी में आ रहे तो एरोमेटिक। ठीक है, चलिए इस कंपाउंड को स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात, इस कंपाउंड को हम कैसे लिख सकते हैं वो देखिए आप। ठीक है, अभी पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने हैं। सबसे पहले देखिए क्या sp2 है, चार्ज है तो sp2 और इन दोनों के ऊपर क्या है? पाई बॉन्ड, तो sp2, यानी कि प्लेनर भी है, sp2 भी है। अब सीधा सा हक्कल रूल बच गया। अगर हक्कल रूल लग गया तो एरोमेटिक, और हक्कल रूल के अलावा दूसरा लगा 4n पाई वाला, तो क्या हो जाएगा बेटा? एंटी एरोमेटिक। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? एक ही बॉन्ड है, पॉजिटिव को तो काउंट करेंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस दिस कंपाउंड इज अगेन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, पक्का है? समझ पा रहे हैं कैसे कंसीडर करना है? अगर नेगेटिव हो तो उसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मानना है, पॉजिटिव को कंसीडर नहीं करना है। इस कंपाउंड की बात करते हैं। पहली बात, इसको हम शो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इस बार नेगेटिव है तो हम डार्क सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने बन गए हमारे पास? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगेन देखिए किस कैटेगरी में आ रहा है? एरोमेटिसिटी की। तो दिस कंपाउंड इज आल्सो नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। अगर आपको एक बार ये प्रैक्टिस से जज करना आ गया, उसके बाद एरोमेटिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से एरोमेटिसिटी को समझिए। जितने आप एग्जांपल करते जाएंगे बेटा, उतना ही आपका कंसेप्ट फुल प्रूफ होता चला जाएगा। कंफर्टेबल रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस कंपाउंड को ट्राई करते हैं। ठीक है, क्या कहता है भैया? ये कंपाउंड नेगेटिव चार्ज है। पहले तो इसको हम लिखेंगे कैसे वो देखिए। इस तरीके से। मैंने डार्क क्यों किया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव होता तो फिर मैं इसको डॉटेड बनाता। चलिए, साइक्लिक है, sp2 है,
और अब बात आ जाती है जी पाई इलेक्ट्रॉन्स की। ये कितना है, एक पाई बॉन्ड, दो और एक नेगेटिव चार्ज, ये क्या कंसीडर होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास आ जाए तो किस कैटेगरी में डालेंगे भैया, अगर आप देख पा रहे हो तो दैट इज एरोमेटिक कैटेगरी में। तो ये कंपाउंड भी हमारा क्या हो गया बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड। आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, इजिली यू कैन फाइंड आउट वेदर इट इज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। और अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इस कंपाउंड की बात करते हैं, कैसे शो करेंगे इस कंपाउंड को हम। डॉटेड क्यों किया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स विल बी, देखिए नेगेटिव का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव का मतलब तो डेफिशिएंसी है, कमी होता है, तो इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने की गलती नहीं करनी। नेगेटिव होगा तो गिने जाएंगे, पॉजिटिव होगा तो आप उसको छोड़ दें, आप उसको कंसीडर ना करें। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, किस कैटेगरी में आ रहा है बेटा, तो दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एग्जाम्पल से ही कंसेप्ट इंप्रूव होगा, रूल्स बार बार नहीं पढ़ने, एग्जाम्पल करो जितने हो सकते। और यही एग्जाम्पल आपके जेईई नीट में रिपीट होते हैं, रिपीटेड से एग्जाम्पल है, बार बार वही रिपीट होते हैं बेटा, एक बार इनको अच्छे से देख लो। चलिए जी, इस कंपाउंड की बात करते हैं। अगर इस कंपाउंड की हम बात करें तो हम इसे ऐसे शो करेंगे, डॉटेड इसमें, ये हमारा कंपाउंड आ जाएगा। इस कंपाउंड का एक खास नाम है जो आप याद रखेंगे, दैट इज ट्रोपाइलियम। इट इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट कार्बोकेटायंस और एरोमेटिसिटी का बहुत अच्छा एग्जांपल है ट्रोपाइलियम। ठीक है जी, अब फिर वही बात, ऑल ऑफ द कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्लियर है, साइक्लिक है, प्लेनर है, सिर्फ क्या गिनना है हम लोगों को, पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओवरऑल कितने बन गए बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आप अभी तक एक्सपर्टाइज हो गए होंगे, अगर 2 6 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो आते हैं हमारे एरोमेटिक की कैटेगरी में, और अगर हमारे पास है 4 8 12 वो आते हैं एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में। तो ये कंपाउंड भी हमारा क्या हो गया बेटा, दैट कंपाउंड इज आल्सो नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं। अब देखते हैं इस कंपाउंड में, पहले तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं हम, ध्यान से देखिए, 8 मेंबर्ड कंपाउंड है। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर कीजिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये कैसे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज। और हर एक कार्बन पे एक एक पाई बॉन्ड है, तो ये भी सारे sp2 और ये दोनों भी sp2। ओवरऑल क्या हो गया बेटा हमारे पास, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। द कंपाउंड इज एरोमेटिक। ठीक है, समझ पा रहे हैं, आ रहे हैं एग्जांपल समझ में। तो ये कुछ एग्जांपल हमने समझे जिसमें कुछ एरोमेटिक कंपाउंड थे बेटा जी, कुछ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड थे। एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए एक ही चीज ध्यान में रखनी है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल और सिर्फ एग्जाम्पल। जैसे मोदी जी ने कहा है, कल ही अनाउंस हुआ है रात को, घर में रहें और सिर्फ घर में रहें। तो एरोमेटिसिटी को अगर समझना है तो एग्जाम्पल करें और सिर्फ एग्जाम्पल करें, और कोई तरीका नहीं एरोमेटिसिटी पे कमांड करने का। तो एक बार आप इनको देख लीजिए, फिर कुछ और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आता हूं। तो स्टूडेंट, इससे पहले जो एग्जांपल थे अप टू H, वहां हम लोगों ने होमोसाइक्लिक कंपाउंड को फोकस किया था। होमोसाइक्लिक कंपाउंड से हमारा मतलब होता है जब रिंग में सभी कार्बन एटम्स हो, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, होमोसाइक्लिक। लेकिन अगर एक भी एटम अदर देन कार्बन हो जाए, कोई भी ऑक्सीजन आ जाए, बोरोन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, किसी भी एक कार्बन की जगह भी आ जाए, तो फिर वो किस कैटेगरी में चले जाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी बेटा एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में स्टडी किए जाते हैं। तो अब ये जो एग्जांपल आपके सामने बेटा, ये सभी के सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक कार्बन को रिप्लेस करके उसकी जगह मैंने कोई दूसरा एटम इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, एग्जांपल उठाते हैं, वेल नोन एग्जांपल है जो एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ पाइरिडीन। ये इसके बारे में एक और बात बताता हूं आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ध्यान रखिएगा, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ये। तो चलिए जी, अब फिर वही चीज स्टडी करते हैं कि भाई क्या ये साइक्लिक है, तो हाँ ये साइक्लिक है। क्या सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज है? जी बिल्कुल, सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज है, आप नाइट्रोजन पे देख सकते हैं। और अगली जो चीज है फिर वही है कि क्या ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो हक्कल रूल के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। कंसीडर करते हैं, गिनते हैं बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड, सॉरी एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये लोकेलाइज्ड होते हैं। द वर्ड इज लोकेलाइज्ड। अब सवाल उठता है कि सर लोकेलाइज्ड का मतलब क्या है? लोकेलाइज्ड का मतलब होता है बेटा जो रेजोनेंस और यू कैन से कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, उन पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम लोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो जब हम अपने हक्कल रूल को स्टडी करेंगे तो उसमें हम सिर्फ वही इंक्लूड करते हैं जो कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस में होते हैं। तो यहां पर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपको नहीं गिनने हैं। क्लियर है ये बात? तो अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो क्या बचेंगे हमारे पास? 3 पाई बॉन्ड, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगेन याद रखिएगा, पाइरिडीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। पाइरिडीन कैसा कंपाउंड हो गया बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब किस कंपाउंड की बात करते हैं? ये आपके पास नेक्स्ट कंपाउंड है पायरोल। बहुत जरूरी कंपाउंड्स है, मेन कंपाउंड से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके साथ में यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये कॉन्जुगेशन में जा सकता है। ठीक है जी, ऐसा मूवमेंट हो जाएगा तो ये कॉन्जुगेशन में जा सकता है। तो जो कॉन्जुगेशन में जाएगा उसे कहा जाता है बेटा जी डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे पहले हमने लोन पेयर का डिस्कशन नहीं किया था, अब लोन पेयर आने शुरू हो गए हैं। तो जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाए वो डीलोकेलाइज्ड, जो ना जा सके वो लोकेलाइज्ड। ठीक है, तो अब इसकी बात करें तो डीलोकेलाइज्ड को हमने काउंट करना है। वी हैव टू काउंट दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने हो गए बेटा? 2 और 2 पाई बॉन्ड है तो 4। अगेन इट विल बिकम 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और आप अब तक समझ गए होंगे दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। ओके, आ रही है ना बात समझ में कि अगर ये डीलोकेलाइज है तो काउंट करना है और लोकेलाइज है तो काउंट नहीं करना है। चलिए जी, अब इसकी बात करते हैं। अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए बेटा, यहां एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि सर 2 लोन पेयर है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भैया लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड है? तो इस बात में आपको ध्यान रखना है कि 2 लोन पेयर्स आर देयर, one will be localized and another will be considered to be delocalized। ठीक है जी, एक को लोकेलाइज मान लेंगे और दूसरे को डीलोकेलाइज्ड मान लेंगे, यानी कि एक कॉन्जुगेशन में जाएगा और दूसरा एज इट इज रहेगा, वो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जो लोकेलाइज है उसको भूल जाइए एरोमेटिसिटी स्टडी करते हुए, जो डीलोकेलाइज है उसको आपने काउंट करना है। तो 2 और 2 पाई बॉन्ड, अगेन इट विल बिकम 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो योर कंपाउंड इज अगेन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अरे बात समझ में? लोकेलाइज डीलोकेलाइज, ये बड़े हेटेरोसाइक्लिक में बड़ा इश्यू होता है बेटा, ये ध्यान रखना होता है आपको कि विच वन इज लोकेलाइज्ड विच वन इज डीलोकेलाइज्ड। ठीक है, तो चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। थायोफिन का एग्जांपल स्टडी करते हैं। अगेन हमारे पास 2 है, क्या करेंगे? एक को लोकेलाइज्ड कंसीडर करेंगे और दूसरे को डीलोकेलाइज्ड कंसीडर कर लेंगे। तो अगर मैं मान लेता हूं, मान लीजिए ये मेरे पास लोकेलाइज्ड है और ये मेरा डीलोकेलाइज्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 सिग्मा, सॉरी 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो थायोफिन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक की बात हो रही है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग इस बात को? चलिए जी, अब इस कंपाउंड को देखते हैं बेटा। दिस ऑक्सीजन अगेन कंटेन्स 2 लोन पेयर्स, तो वन शुड बी डीलोकेलाइज्ड, अनदर वन शुड बी लोकेलाइज्ड। और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये भी कैसा हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी पाई इलेक्ट्रॉन्स गिने तो 2 यहां से, 2 यहां से और 2 यहां से, अगेन इट विल बिकम 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंपाउंड भी हमारा कैसा होता है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये कार्बन कैसा हो गया? sp2, और sp2 होने की वजह से क्या हो सकता है? ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, सिमिलर सा स्ट्रक्चर है, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है? पॉजिटिव चार्ज की लोकेशन को बदल दिया है। तो फिर वही वन शुड बी लोकेलाइज्ड, अनदर वन शुड बी डीलोकेलाइज्ड, एक को लोकेलाइज्ड और एक को
डीलोकेलाइज्ड। दोबारा से क्या आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये कार्बन कैसा होगा दैट इज sp2, बाकी सारे तो sp2 है, पॉजिटिव की वजह से ये भी sp2 हो जाएगा। अगेन दिस कंपाउंड विल बिकम एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे धीरे धीरे आप लोगों को इन कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करनी देखना है, एक लोन पेयर है कि 2 लोन पेयर है, अगर है तो क्या वो लोकेलाइज्ड है कि नहीं है। लोकेलाइज्ड है तो वो रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन में नहीं जाएंगे, डीलोकेलाइज्ड है तो चले जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां देखिए, ये जो सबसे पहला एग्जांपल था इसमें हमारे पास लोकेलाइज्ड था तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, तो हमने इसको कंसीडर ही नहीं किया। तो 2 एग्जांपल और है हमारे पास। अब ये सिंगल लोन पेयर है तो इट विल बी डीलोकेलाइज्ड। ठीक है, कॉन्जुगेशन का स्पेस बन रहा है ना, इधर से सिग्मा बॉन्ड है तो मूवमेंट हो सकती है। अगर यहां डबल बॉन्ड आ जाता तो फिर इश्यू होता कि ये मूवमेंट कैसे होगी। तो अगेन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इट विल बिकम 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड द कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए जी, हेट्रोसाइक्लिक में हम लोग एक लास्ट एग्जांपल और स्टडी कर लेते हैं। ये वाला कंपाउंड है। अभी यहां क्या किया है मैंने, 2 ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर दिए बेटा, और दोनों के ऊपर 2-2 लोन पेयर है। अब अगर हम कंसीडर करें तो देखिए अभी होगा क्या, यहां पे मान लीजिए मैं इसकी मूवमेंट शो कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, इस लोन पेयर का मूवमेंट तो मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा। अगर ये ऐसे शो कर रहा हूं, इसका मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर है, आप इस बात को समझ पा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, दोबारा समझिएगा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, ये एक्सेप्टर तो है पर डोनेट नहीं करेगा, और अगर डोनेट नहीं करेगा तो क्या होगा, कॉन्जुगेशन स्टॉप हो जाएगी। और अगर कॉन्जुगेशन नहीं होती है तो याद रखिएगा वो कंपाउंड आता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। द कंपाउंड इज नोन एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से कॉन्जुगेशन स्टॉप हो गई, कॉन्जुगेशन नहीं हुई। ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको याद रखनी है। तो ये कंपाउंड किस कैटेगरी में आएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में। तो एक बार इन कंपाउंड्स को नोट कीजिए, कुछ और कंपाउंड डिस्कस करते हैं इसके बाद हम लोग 3। चलिए बेटा कुछ एग्जांपल देखते हैं जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल है। पहले एक बात समझ लीजिए आप, 3 तरीके के कंपाउंड हम लोगों ने देखे हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। अगर हम बात करें इनमें से मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन से हैं बेटा, तो मोस्ट स्टेबल की कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। दीज आर मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स आउट ऑफ दीज 3। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कंसीडर होता है, एरोमेटिक। दीज आर कंसीडर्ड टू बी थर्ड पोजीशन, और यू कैन से लिस्ट स्टेबल कंपाउंड। ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, लिस्ट स्टेबल, और इनका जो नंबर आता है बेटा वो आता है सेकेंड। तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक से तो ज्यादा स्टेबल है लेकिन एरोमेटिक से कम स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी का जो पैटर्न बना वो क्या बना, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। सबसे स्टेबल कौन, एरोमेटिक। नंबर 2 पे कौन, नॉन एरोमेटिक, और सबसे अनस्टेबल कौन, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो सीधी सी बात है भाई, कोई भी कंपाउंड अनस्टेबल तो होना ही नहीं चाहता, क्योंकि अनस्टेबिलिटी तो किसी कंपाउंड की इच्छा होती नहीं होने की। तो वो क्या करता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कोशिश करते हैं कि वो कैसे भी करके एटलीस्ट अपने आप को नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में ले आए, ताकि उनका स्टेबिलिटी पैटर्न थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, तो अभी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड याद कीजिए। एंटी एरोमेटिक के लिए रूल क्या रहेगा हमारे पास, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा एंटी एरोमेटिक का रूल है। चलिए बाकी रूल सेम रहेंगे एरोमेटिक वाले। अब इस कंपाउंड की बात करते हैं बेटा। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सभी के सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और साथ में अभी पाई इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आ गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर किसी कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा तो दैट कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। किस कैटेगरी में आ जाएगा वो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। और अभी हमने क्या डिस्कस किया,
कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं रहना चाहता है, और वो क्या कोशिश करता है कि वो एटलीस्ट किसमें चला जाए, नॉन एरोमेटिक में। तो इस कंपाउंड के साथ भी बेटा ये खास चीज होती है, देखिए कैसे, ये अपने आप को थोड़ा सा चेंज करके अपने स्ट्रक्चर में अपनी एंटी एरोमेटिसिटी को लूज करना चाहता है। दोबारा बताता हूं, पहले समझिए। और ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा, ए बी, और साइड ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये कंपाउंड अपने आप को कैसे चेंज कर लेगा, इस तरीके से। अब फर्क क्या है इन दोनों कंपाउंड में, समझिए। यहां पे हम कंसीडर करते हैं कि सारी साइड्स बराबर है, यहां पे हमने क्या किया, ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर है ये बात। अब होता क्या है बेटा, अगर साइड बराबर ना हो, देख पा रहे हैं ना, हम लिख के चल रहे हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो क्या होगा, तो फिर रेजोनेंस नहीं हो सकता है, और यू कैन से कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता है। तो ये बन जाएगा बेटा जी नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। और नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड अगर कोई है तो वो कंपाउंड क्या बन जाता है, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये कंपाउंड क्या कोशिश करता है बेटा, अपने आप को नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, अपनी साइड्स को एक तरीके से, जो साइड की जो इक्वालिटी थी उसको डिस्टर्ब करके। एक और काम कर सकता है बेटा ये कंपाउंड, ये डाइमर बना सकता है। अभी डाइमर कैसे, समझिए। एक कंपाउंड, ऐसा ही एक और कंपाउंड लिया, क्या करेगा, बॉन्ड डिसोसिएट होंगे, होमोलिटिक क्लीवेज, क्या हो जाएगा बेटा, एक बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड यहां, और दिस कंपाउंड विल बी कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म। ये आपके पास ये बन जाएगा, दैट इज डाइमर बन गया, और यू कैन से द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइमराइजेशन। तो अब आप देखिए ध्यान से, इसमें भी कॉन्जुगेशन खत्म, क्योंकि कॉन्जुगेशन कब होती है बेटा, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो अभी क्या है, डबल सिंगल 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 सिंगल, कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब, तो दिस कंपाउंड विल बी अगेन कन्वर्ट इनटू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो देख पा रहे हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अपने आप को किसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में। क्यों, क्योंकि these compounds are highly unstable। ठीक है, चलिए इस कंपाउंड की बात करते हैं। अब इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे साइक्लिक भी है, sp2 भी है, तो सिर्फ अब हमें क्या गिनना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम इसे कंसीडर करें तो दैट विल बी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n वाले फॉर्मूले में अगर हम अप्लाई करते हैं तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो दिस कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक। लेकिन अब आपको पता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा क्या कोशिश करते हैं, अपने आप को नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में बदलने की। क्यों, ताकि वो थोड़े स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा, ये भी अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, और ये इस फॉर्म में चला जाएगा, और ये आपके पास इस तरीके से मैनेज कर लेगा। इसको हम टब शेप बोलते हैं, टब शेप। अभी टब शेप में क्या प्रॉब्लम आती है समझिएगा, जैसे कि ये कोई कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड प्लेनर कंपाउंड, लेकिन अगर मैं अपने थंब को ऊपर कर लेता हूं बेटा, तो दैट बिकम्स आउट ऑफ प्लेन। समझ पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे है, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो आउट ऑफ प्लेन। और रेजोनेंस का एक रूल है कि रेजोनेंस हमेशा एक ही प्लेन में ट्रेवल करता है। तो इस कंपाउंड ने क्या किया, इसको पता था कि भैया ये एंटी एरोमेटिक है, हाईली अनस्टेबल है, क्या करे, तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना कॉन्जुगेशन खत्म कर दूं, क्योंकि अगर कॉन्जुगेशन खत्म हुआ तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक भी नहीं रहेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक में। तो नाउ दिस कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। मैं एक बार दोबारा से आपको बता रहा हूं बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन जरूरी है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में भी कॉन्जुगेशन जरूरी है, लेकिन अगर कॉन्जुगेशन ना हो ना तो वो कंपाउंड बन जाता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या बन जाता है वो, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, तो अब हमारे पास एक एग्जांपल और बचा, इसको स्टडी कर लेते हैं। तो ये जो कंपाउंड है, अब ध्यान से देखिएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बिकम 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो फिर बताइए किस कैटेगरी का कंपाउंड हुआ तो एंटी एरोमेटिक, मगर रहेगा या नहीं रहेगा, क्या कोशिश करेगा,
लगाओ दिमाग, ये अपने आप को नॉन एरोमेटिक करने की कोशिश करेगा। और जब ये कंपाउंड बेटा नॉन एरोमेटिक होगा, चलिए एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर बताता हूं ये कंपाउंड कैसे नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में जाता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए आप। देखिए ये जो कंपाउंड है आप दोबारा कंसीडर कीजिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 एंड देन 2, 8 पाई इलेक्ट्रॉन किस कैटेगरी में आ गया? एंटी एरोमेटिक की। एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, पहले भी बताई थी, 7 मेंबर्ड रिंग जो है अगर वो एंटी एरोमेटिक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर 7 मेंबर्ड या उससे ज्यादा यानी कि उससे बड़ी रिंग एंटी एरोमेटिक आती है बेटा रूल के हिसाब से, तो वो अपने आप को खुद ही नॉन एरोमेटिक में चेंज कर लेगी, 7 मेंबर्ड और लार्ज। ठीक है जी, 7 मेंबर्ड होगी या उससे बड़ी रिंग होगी, और वो कैसे निकले? फॉर एग्जांपल अब ये देखिए 7 मेंबर्ड है, एंटी एरोमेटिक है, अब ये क्या करेगी अपने आप को नॉन एरोमेटिक, और वो कैसे जाएगा समझिए। तो दिस स्ट्रक्चर विल चेंज इटसेल्फ इस कैटेगरी में इसको डाल देगा, और दिस कंपाउंड क्योंकि आउट ऑफ कॉन्जुगेशन हो गया, आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो दैट विल बी नॉन कॉन्जुगेटेड हेंस नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है भैया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सीधी सी बात है भाई, ध्यान रखना, अगर 7 मेंबर्ड है और उससे बड़ी है और कैसा आ रहा है वो? एंटी एरोमेटिक। ठीक है जी, तो वो किस कैटेगरी में जाने की कोशिश करेगा? नॉन एरोमेटिक। क्लियर है ये बात? चलिए जी, तो ये कुछ टॉपिक्स थे एरोमेटिसिटी पे, एक हल्का सा टॉपिक बचा है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो जेईई में हमारे पास आया था। क्वेश्चन इस तरीके से है कि हमें 3 कंपाउंड दे दिए गए, ए बी सी, ध्यान से देखिए, ये कंपाउंड है हमारे पास, सेकंड और थर्ड, एंड द क्वेश्चन इज विच वन इज मोर एसिडिक। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए कि आपको इस तरीके के कंपाउंड देके एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ली जाए, तो एकदम से दिमाग पे जोड़ देना, कंफर्म एरोमेटिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर है? अच्छा अब एक बात समझिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स, या अगर हम इन कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो एसिडिक कंपाउंड कौन से होते हैं? दोज विच कैन लूज H पॉजिटिव आयन। तो हम क्या करते हैं भैया, इनका H पॉजिटिव अगर लूज कर दें तो फिर ये कैसे दिखाई देंगे हमें? H पॉजिटिव गया तो नेगेटिव बचेगा, ठीक है जी, नेगेटिव बचेगा, और नेगेटिव बचेगा। ये 3 कंफर्म फॉर्म बनेगी अगर हम -H पॉजिटिव यानी कि इनका एसिडिक बिहेवियर हम मान ले कि भैया ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। सवाल ये कि विच वन इज मोर एसिडिक। तो बेटा जो कंपाउंड H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पूछता है कि भैया मेरे पास 2 कंपाउंड है A और B, विच वन इज मोर एसिडिक, आप सबसे पहले काम कीजिए, उसका H पॉजिटिव रिलीज कर दो। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, इन तीनों के H पॉजिटिव रिलीज, उसके बाद जो बने उसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल आएगा वही वाला कंपाउंड मैक्सिमम एसिडिक पाया जाएगा। क्लियर है? देखते हैं। तो हमने क्या किया भैया, इनका H पॉजिटिव रिलीज कर दिया, ये हमारे पास हो गया। तो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं बेटा, तो इट कंटेन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 और 2। ठीक है जी, दिस कंपाउंड विल कंटेन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस कंपाउंड विल कंटेन्स 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। समझिएगा दोबारा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक, 4 है तो एंटी एरोमेटिक, 8 है तो एंटी एरोमेटिक, लेकिन 7 मेंबर्ड रिंग आ गई ना। याद कीजिए, अगर 7 मेंबर्ड रिंग कैसी आए? एंटी एरोमेटिक, तो वो खुद को किसमें कन्वर्ट कर लेगी? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। इससे पहले ही एग्जांपल हम लोगों ने स्टडी किया था, देखिए यहां सेम कंपाउंड हम लोगों ने उठाया, दिखाई दे रहा है कंपाउंड आप लोगों को? तो क्या हो जाएगा बेटा, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा, मोस्ट एसिडिक ए, आफ्टर दैट सी, और देन बी, बिकॉज दैट इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। ये क्वेश्चन जेईई में आपसे पूछा गया था। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को? तो चलिए एक और क्वेश्चन स्टडी करते हैं। जेईई का ही क्वेश्चन है बेटा, 2 कंपाउंड बना के हमें दिए गए थे और सवाल था कि विच वन इज मोर स्टेबल। ठीक है, विच वन इज मोर
स्टेबल। तो यहां पे बेटा एक छोटा सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ये एक नया टर्म यहां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, एंड द नेम इज क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड मैं लिख देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। दोज कंपाउंड्स which become aromatic, which becomes aromatic by separation of charge, called quasi aromatic compound. तो दोज कंपाउंड्स विच बिकम एरोमेटिक बाय सेपरेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का सेपरेशन होने के बाद अगर वो एरोमेटिक बन रहा है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? क्वासी एरोमेटिक। अब समझिएगा, देखिए इस कंपाउंड को देखते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड और ये दो कंपाउंड हमारे पास है। अब वी नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्या हो सकता है बेटा? ये मूवमेंट यहां चली जाएगी, दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ चार्ज। सेम कंसेप्ट यहां भी लग सकता है, ये मूवमेंट यहां चली जाएगी, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो अगर इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ तो ये कंपाउंड सेपरेशन ऑफ चार्ज के बाद बेटा कुछ इस ढंग से आपको दिखाई देगा। ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव और दिस विल कैरी पॉजिटिव। ठीक है जी, सेम यहां देखते हैं हम लोग क्या होगा। ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव एंड दिस विल कैरी पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं? अब ये जो कंपाउंड है इनको आप स्टडी कीजिए थ्रू एरोमेटिसिटी। जो एरोमेटिक होगा वो इस फॉर्म में रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। क्लियर है? तो सवाल ये उठता है बेटा कि इसको अगर हम लोग देखें तो ये बन रहा है आपका ट्रोपाइलियम। एक्चुअली जेई ने ना वहां पे इसको थोड़ा और घुमाया था, उन्होंने इसको मोर डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में डाला था, वो भी बताता हूं आपको डाइपोल मोमेंट में कैसे होगा। और ये भी कंपाउंड बन रहा है, ये जहां पे चार्ज आ जाएगा वहां पे पोलैरिटी आएगी, और पोलैरिटी आएगी तो डाइपोल मोमेंट आएगा। तो ये कंपाउंड क्या बन गया? ध्यान से देखिए, ट्रोपाइलियम हाईली स्टेबल है। और ये कंपाउंड अगर आप देखेंगे तो ये बेटा जी 4 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम शो कर रहा है, हेंस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। और विच फॉर्म इज मोर स्टेबल? यू नो वेरी वेल, एरोमेटिक फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो ये जो कंपाउंड है ये इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, क्योंकि सेपरेशन ऑफ चार्ज के बाद क्या हो रहा है? वो एरोमेटिक बन रहा है। तो इस तरीके के कंपाउंड को जो सेपरेशन ऑफ चार्ज के बाद एरोमेटिक बने, हम उन्हें क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। इस पे डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच वन इज एरोमेटिक विच वन इज नॉट। दुनिया भर के क्वेश्चन बनते हैं। फंडामेंटली अगर कंसेप्ट सही होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो फिर कभी किसी और दिन हम लोग इसके और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इतने आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जहां से जो क्वेश्चन मिले बिना किसी वरी के उनको करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक बार रूल को बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर ले, देख ले, समझ ले, ग्रैब कर ले, उसके बाद ही अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।